नमस्कार, जी संगम फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिजनौर में कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर रेप पीड़ित ने आत्मदाह का प्रयास किया है। रेप के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के चलते रेप पीड़ित ने यह कदम उठाया है। पीड़ित के साथ 29 जनवरी को रेप की वारदात घटी थी, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके बाद ये सनसनीखेज कदम उठाया रेप पीड़ित ने। बिजनौर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर रेप पीड़ित ने आत्मदाह का प्रयास किया है। अब तक रेप के आरोपियों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद यह कदम रेप पीड़ित ने उठाया है। वसीम अख्तर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त बिजनौर से हमारे साथ हैं। वसीम, कैसे हालात अब वहां पर हैं और क्या इल्जाम है पीड़ित के? मैं बताना चाहूंगा राम कि यहाँ पर ये बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र का मामला था। 29 जनवरी को इस महिला के साथ गैंग रेप किया गया था। इसमें 3 आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज की थी, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उसमें एफआईआर लगा दी गई है। तो पुलिस ने, पीड़िता ने इससे नाराज होकर आज बिजनौर में मिट्टी का तेल लेकर आई और इसने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने फिलहाल महिला को हिरासत में ले लिया है और अपने कस्टडी में लेकर बातचीत की जा रही है कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, एसडीएम बिजनौर से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम इस महिला की बात सुन रहे हैं और इससे बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए जो भी सही होगा और जो भी आरोपियों के खिलाफ जांच की जाएगी और उन्हें इस महिला को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मुजफ्फरनगर में एक और बीजेपी नेता की हत्या की खबर आ गई। बीजेपी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और रिटायर्ड फौजी ओमवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर फरार हो गए। वारदात उस वक्त हुई जब ओमवीर सिंह अपनी बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ओमवीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नाराज ग्रामीणों ने पानीपत खटीमा मार्ग पर जाम लगा दिया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मार्ग खुलवाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर है। बीजेपी नेता ओमवीर सिंह, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष थे ओमवीर सिंह। जब वो अपनी बाइक से अपने गांव जा रहे थे, उसी वक्त रास्ते में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की, जिससे ओमवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आर्मी से रिटायरमेंट थे और ये अपने खेत पे जा रहे थे, तो पीछे से बदमाश आए। उन्होंने जो है इनका मर्डर कर दिया और 5-6 गोली मारी और इन पर अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, वे भी बदमाश उसको भी ले गए। ओमवीर सन ऑफ शोभाराम नाम का व्यक्ति है। ये फौज से रिटायर्ड सिपाही है और मीरापुर में फाइनेंस का काम, मनी लेंडिंग का काम करता है। ये प्रतिदिन मीरापुर से अपने गांव जाता है सुबह 7 बजे करीब। आज भी ये वहां मॉर्निंग 7 बजे करीब ये जा रहा था अपने मीरापुर निवास से अपने गांव में। तो भूमा पुल के पास 2 अज्ञात बदमाश घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने इसके पीछे से इसके ऊपर फायर किया। तब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें इसकी रिवॉल्वर छीन के बदमाश ने इसको गोलियां मारी और उसकी वहां डेथ हो गई। और बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के मामले में आरोपी अनिल दुजाना की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अनिल दुजाना पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनिल दुजाना पर विजय पंडित की पत्नी ने अपने पति की हत्या के आरोप लगाए थे। आज चौथे दिन भी विजय पंडित की हत्या के विरोध में दादरी बाजार बंद है। अमित चौधरी, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अनिल दुजाना की संपत्ति कुर्क की जा रही है।
बिल्कुल राम, पुलिस अभी तक जो मेन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बात को लेकर के जो व्यापारी हैं दादरी के, उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है, आक्रोश है। व्यापारियों ने मार्केट उस दिन से अभी तक नहीं खोली है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि जब तक मेन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक मार्केट को नहीं खोला जाएगा। शायद इसी को देखते हुए आज नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। डीआईजी मेरठ जोन ने भी हमको ये बयान दिया है। उसमें कहा गया है कि अनिल दुजाना की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। गैंगस्टर की अनिल दुजाना पे की जाएगी। अनिल दुजाना के ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसमें रंगदारी मांगने का जिस तरीके से व्यापारी दादरी में विरोध करते हैं, तो कई बार अनिल दुजाना का नाम रंगदारी मांगने में सामने आया है। धनकोर का इलाका हो गया, दादरी का इलाका हो गया, यहाँ रंगदारी के मामले में काफी सक्रिय अनिल दुजाना को माना जाता है। इसके चलते पुलिस अब इस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। राम, बिल्कुल। और पुलिस की शुरुआती पड़ताल में क्या ये स्पष्ट हुआ है कि इस पूरी हत्या की साजिश, इस पूरी वारदात की साजिश जेल के भीतर से अनिल दुजाना ने रची थी? देखिए, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के बयान आ रहे हैं तो पुलिस इस बात को मान के चल रही है कि जेल के अंदर से साजिश रची गई है। लेकिन राम, अगर अधिकारी इस बात को कबूल रहे हैं कि जेल में हत्या की साजिश रची गई है, तो ये इस बात से भी इनकार करना गलत नहीं होगा कि जो अपराधी हैं वो पुलिस द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जेल से वो अपना नेटवर्क चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में जो अपराधी हैं वहाँ उनका नेटवर्क सक्रिय है और बाहर रहने वाले लोग जो उनके गुर्गे हैं वो उनके मैसेज व्यापारियों तक पहुंचाते हैं और जो रंगदारी मांगी जाती है वो रंगदारी ना दिए जाने पर व्यापारी बिल्कुल इस तरीके की वारदात सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बदायूं रेप एंड मर्डर केस के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के संभल में खाकी दागदार हुई है। आरोप है कि बैजोई थाने के 2 सिपाही अपनी वर्दी का खौफ दिखाकर एक नाबालिग से 5 महीने तक दुष्कर्म करते रहे और जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी पुलिस वालों ने पीड़ित को अगवा कर लिया। यूपी में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दिया जाता है तो कहीं खाकी पर अपराध में शामिल होने का इल्जाम लगता है। बदायूं में 2 बहनों की रेप के बाद हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि संभल में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के सनसनीखेज मामले ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बहजोई थाना इलाके के राजा का मझौला गाँव का है, जहां 2 सिपाहियों लोकेंद्र और देवराज पर वर्दी का रौब दिखाकर एक नाबालिग के साथ 5 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इल्जाम यह भी है कि जब पीड़ित परिवार ने दोनों सिपाहियों की दरिंदगी का विरोध किया तो दोनों सिपाहियों ने नाबालिग को अगवा कर लिया। लोकेंद्र सिपाही और देवराज। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उनमें हत्या पाई हुई थी। हमारी मम्मी ने देख लिया था। फिर वो उनमें कुंडा लगा के और बाहर भाग गया, वो मेन गेट खोल के। अच्छा, लड़की कौन थी जो गई? बहन थी हमारी। अच्छा, अब कौन ले गया था उन्हें? लोकेंद्र और देवराज। ये कौन है दोनों? सिपाही। अब कुछ पता है आपकी बहन का कहाँ है? नहीं, अभी नहीं पता। दरअसल 5 महीने पहले पड़ोसी से विवाद के एक मामले में पीड़ित के घर दोनों सिपाही आए थे। आरोप है कि तभी से सिपाही लोकेंद्र और देवराज की गंदी नजर नाबालिग लड़की पर थी। छोटे से विवाद को बढ़ा चढ़ाकर दोनों सिपाही पीड़ित परिवार को डराते धमकाते रहे और इसी दौरान जब तब नाबालिग के साथ दोनों ने गैंगरेप भी किया। ऐतराज करने पर इल्जाम है कि दोनों सिपाहियों ने रविवार को नाबालिग का अपहरण कर लिया। पीड़ित की गुहार थाने में भी अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई और दोनों आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गाज गिरी। छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की वास्तव में गायब है और थाने के जिन 2 सिपाहियों पर आरोप था उनका वहां आना जाना पाया गया। लड़की से बातचीत के भी साक्ष्य पाए गए और प्रथम दृष्टया उन्हें संलिप्त मानते हुए मुकदमा पंजीकृत करके निलंबित किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी भी अगवा लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। बहरहाल इस वारदात के खुलासे ने एक बार फिर यूपी पुलिस का सिर शर्म से झुका दिया है। सवाल है कि जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ेंगे तो लोग सुरक्षा की उम्मीद भला किससे करें। दीपचंद्र जोशी, जी मीडिया, संभल। और यूपी में लचर कानून व्यवस्था की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है आजमगढ़ में, जहां आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए,
खुद यूपी पुलिस में कार्यरत एक दरोगा ने अपने ही विभाग के 2 कांस्टेबल पर अपनी पत्नी से छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। अनवरत शोषण 10 साल से होता रहा है। फिर मैं सारी चीजों को भुला करके मैं नई जिंदगी और नया बढ़िया से शुरुआत करना चाहता था और चाह रहा हूं। और उसमें अगर फिर आकर के डेली इस तरीके से सब करते रहे तो फिर तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहता है। खाकी के इस नुमाइंदे का दर्द उस सिस्टम के खिलाफ है जहां यूपी पुलिस के भेष में रक्षक ही कानून की धज्जियां उड़ाते फिर रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात इन दरोगा साहब का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इनके साथ हुए जुल्मों की कहानी तो जरूर बयां करना चाहेंगे। एसपी दफ्तर में पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी दारोगा को खुद न्याय की दरकार है। दारोगा के मुताबिक बाइक सवार उमेश और कांस्टेबल हरेंद्र ने उनकी पत्नी से छेड़खानी की और भद्दी टिप्पणी करके भाग निकले। वहाँ मेरी पत्नी के पास गए और जा करके मतलब छेड़खानी करते हुए भद्दी बात बोल के वहाँ से हंसते हुए आगे निकल गए। फिर मैंने कप्तान साहब से बात किया इस संबंध में कि सर ऐसी ऐसी बात है, और कप्तान साहब ने कहा कि आप कोतवाली पहुंचिए, तहरीर दीजिए, FIR लिखाइए। मैंने तुरंत जाके फिर उनके निर्देशानुसार तहरीर दिया। पीड़ित दारोगा के इल्जामों पर गौर करें तो रसूखदार दोनों कांस्टेबल्स पिछले कई महीनों से उसकी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, आरोप है कि दोनों सिपाहियों ने पीड़ित दारोगा की पत्नी से रेप की भी कोशिश की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला। मिली तो सिर्फ जलालत और बेइज्जती की जिंदगी। मेरे अनुपस्थिति में आए और आने के बाद जो है इन्होंने जोर जबरदस्ती किया था मेरी पत्नी के साथ, उनकी बलात्कार का प्रयास किया था। पीड़ित दारोगा का कहना है कि आरोपियों में से एक सिपाही प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री बलराम यादव के यहाँ तैनात है और दूसरा सिपाही बलराम यादव के पुत्र संग्राम यादव के यहाँ तैनात है, और इसी रुतबे के चलते अब तक दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बलराम मंत्री जी के काफी खास हैं, उनके यहाँ आना जाना है, तो आज मेरी समस्या है और कल उच्च अधिकारियों की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि सारे तबके के लोग सारे जगह नियुक्त होते हैं। फिलहाल जिले के आला अधिकारियों के निर्देश पर दोनों सिपाहियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि जब सूबे में एक पुलिस वाले का भरोसा ही पुलिस विभाग से उठ चुका हो और उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो, तो भला आम जनता को इंसाफ दिलाने का भरोसा ये महकमा कैसे दिला पाएगा। अशोक वर्मा, जी मीडिया, आजमगढ़। सिलसिलेवार आतंकी वारदातों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर खौफ का आलम है। ये 2 तस्वीरें उस चेतावनी की आहट दे रही हैं जो रविवार को कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के प्रवक्ता की ओर से आई थी। रविवार को हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए तहरीक-ए-तालिबान ने यह चेतावनी दी थी कि रविवार को अंजाम दी गई आतंकी वारदात कराची को दहलाने की महज एक शुरुआत है, और इस बयान के सामने आने के महज एक दिन के भीतर यानी मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में एक और आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने एयरपोर्ट के पास एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स यानी कि ASF कैंप पर हमला किया। यह हमला दोपहर 12:20 पर किया गया, जो पिछले 38 घंटे के भीतर कराची में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले रविवार रात 11:20 पर भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर दाखिल हुए और हैंड ग्रेनेड और अंधाधुंध गोलीबारी कर आतंकियों ने सुरक्षा बलों समेत 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रविवार को हुए हमले में 10 आतंकियों को भी सुरक्षा बलों और पाक सेना की संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया गया था। रनवे के अंदर मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस को हार्ड टाइम दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर ASF के एहलकारों ने कोशिश की रेजिस्ट करने की, लेकिन और पाकिस्तान के कराची में मंगलवार दोपहर 12:20 पर ASF एकेडमी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद से ही सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। जवाबी कार्रवाई के बाद सभी आतंकी फरार हो गए। पाक सेना के मुताबिक हालात उनके काबू में हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक आज आतंकी पीछे से दाखिल हुए, झाड़ियों से होते हुए
अंदर आए, सिक्योरिटी सख्त थी। आतंकी एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पहले ही रोक लिया, जिसके बाद एएसएफ के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद रेंजर्स, पुलिस और एएसएफ के जवानों ने आतंकियों का डटकर सामना किया। की जो है वो नफरी गई है, फायरिंग की भी अभी आवाज आई है, फायरिंग हो रही है, पुलिस भी है, एएसएफ का जवान भी है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज भी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था, अपनी जानों के और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के हवाले से खबर है कि तहरीके तालिबान के उमर खुरासानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके हमले की जिम्मेदारी ली है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी एकेडमी पर आतंकी हमला हुआ, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है और इससे पहले कराची में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने ही ली थी। तालिबान ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि ये अभी बदले की शुरुआत भर है, सिर्फ एक नेता की मौत का बदला है और वो इसी तरह अपने कई साथियों की मौत का बदला लेगा। लेकिन आखिर रविवार रात का हमला किसकी मौत का बदला था, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची एयरपोर्ट पर हुए इस हमले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने पाकिस्तान में संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन इस बार आतंकियों की साजिश बड़े हमले को अंजाम देने की थी। कराची में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। वही तहरीके तालिबान जो इंसानियत का दुश्मन है और वक्त वक्त पर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए खौफनाक साजिश रचता है। तालिबान ने इस बार भी हमले की साजिश रची, लेकिन इस बार यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि इंतकाम था। इंतकाम अपने नेता की मौत का। ये बात खुद तहरीके तालिबान की तरफ से कही गई। तहरीके तालिबान के प्रवक्ता शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमने अभी एक हकीमुल्लाह महसूद की मौत का बदला लिया है, हमें और सैकड़ों की मौत का बदला लेना पड़ेगा। तालिबान का कहना है कि उसने अपने नेता हकीमुल्लाह महसूद की मौत का बदला लिया है। वही हकीमुल्लाह महसूद जो साल 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। हकीमुल्लाह की मौत के बाद ही तालिबान की तरफ से इंतकाम की बात कही गई थी और अब करीब 8 महीने बाद पहली बार तालिबान ने माना कि कराची में हुआ हमला पाकिस्तान सरकार के लिए संदेश के साथ हकीमुल्लाह की मौत का बदला है। हमने कराची एयरपोर्ट पर हमले को अंजाम दिया और ये पाकिस्तान सरकार के लिए संदेश है कि हमारे गांव में बम हमलों में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, हम उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए जिंदा हैं। इसी के साथ तालिबान ने पाकिस्तान सरकार की शांति योजना को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान सरकार शांति वार्ता की बात कह रही है, लेकिन अपनी मांगे न माने जाने से नाराज तालिबान ने बातचीत से इनकार किया है। तालिबान की मांग है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो, पश्चिमी शिक्षा पर पाबंदी लगे और सीमा पर जारी अमेरिकी ड्रोन हमले बंद हो। लेकिन अभी तक इन मुद्दों पर तालिबान को पाकिस्तान सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि बातों से ज्यादा बम बंदूक की भाषा बोलने वाले तालिबान ने फिर हमलों का रास्ता चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग पर हर्षिल गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 विदेशी पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि एक पर्यटक नदी में बह गया। पुलिस पर्यटक को नदी में तलाश रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब पर्यटकों से भरी एक मिनी बस भागीरथी नदी में गिर गई। इस बस में एक ड्राइवर समेत 12 विदेशी पर्यटक सवार थे। घायल पर्यटकों और ड्राइवर को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून ले जाया जा रहा है। हर्षिल बगोरी नामक स्थान पर हर्षिल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें ड्राइवर समेत कुल 13 यात्री सवार थे और इसमें 10 यात्री इंजर्ड बताए जा रहे हैं, 2 जिनकी मृत्यु हो गई है और 1 यात्री जो है मिसिंग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।